नमस्कार। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? बर्फ के ऊंचे पहाड़, गहरा रहस्य और शिव का वास। हजारों सालों से यह जगह इंसान की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रही है। लोग मानते हैं कि यह मोक्ष का रास्ता है, जहां पहुंचने के लिए भक्त अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। एक वक्त था जब इस तीर्थ यात्रा के रास्ते में कोई दीवार नहीं आती थी, ना किसी देश का वीजा लगता था और ना ही किसी पासपोर्ट की जरूरत होती थी। साधु संत और आम लोग हिमालय के बीहड़ रास्तों से होकर बेखौफ वहां पहुंच जाया करते थे। वहां ना कोई सेना थी और ना ही देशों को बांटने वाली कोई लकीर। पहाड़ों के शांत माहौल में सिर्फ भक्ति और प्रकृति का राज था। पर आज मोक्ष के इस रास्ते पर राजनीति की एंट्री हो चुकी है। आस्था के इस मार्ग पर अब कूटनीति और सरहदों की तनातनी देखने को मिल रही है। लिपुलेख नाम का एक पहाड़ी रास्ता आज 3 देशों के बीच बड़े विवाद की वजह बन गया है। असल में हाल ही में खबर आई कि भारत एक बार फिर लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने जा रहा है। कोविड महामारी के बाद से बंद पड़ा ये रास्ता अब दोबारा खुलने वाला है और इस पर चीन को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तीसरे देश यानी नेपाल ने इसमें अड़ंगा लगा दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक बालेन शाह ने लिपुलेख को पूरी तरह से नेपाल का हिस्सा बताया है। उनका तर्क है कि नेपाल सरकार की रजामंदी के बिना भारत और चीन मिलकर इस यात्रा को आयोजित नहीं कर सकते। बालेन शाह के इस बयान ने दशकों पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। यह विवाद सिर्फ जमीन के टुकड़े का नहीं, देशों के स्वाभिमान से जुड़ा है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह दर्रा है किसका? जिस रास्ते पर कभी सिर्फ शिव के जयकारे गूंजते थे, वहां कूटनीतिक दीवारें कैसे खड़ी हो गई? इस उलझन को समझने के लिए हमें आज की राजनीति से निकलकर इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। इतिहास में पीछे जाएं तो 19वीं सदी से पहले लिपुलेख पर कोई खींचतान नहीं थी। यह सिर्फ पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक कच्चा और बेहद मुश्किल रास्ता हुआ करता था। सदियों तक यह मशहूर सिल्क रूट का बेहद खास हिस्सा रहा। कुमाऊं के भोटिया व्यापारी और तिब्बती लोग बेधड़क इसी रास्ते से अपना व्यापार करते थे। भोटिया व्यापारी महीनों तक खच्चरों पर सामान लादकर इन रास्तों से गुजरते थे। ऊन, नमक और जड़ी बूटियों का व्यापार इसी दुर्गम रास्ते से होता था। उनके लिए लिपुलेख सिर्फ एक दर्रा नहीं, रोजी रोटी और जीवन का अहम हिस्सा था। वहां कोई फौजी चौकी नहीं थी, कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आप किस देश के नागरिक हैं। उस दौर में आज जैसा भारत नहीं था और ना ही नेपाल का कोई तय नक्शा था। उन दिनों नेपाल में गोरखा साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था। उनका राज पश्चिम में सतलज नदी तक पहुंच गया था। उनकी बढ़ती ताकत देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चौकन्नी हो गई। इसी का नतीजा था साल 1814 में शुरू हुआ एंग्लो नेपाल युद्ध। करीब 2 साल तक चले इस युद्ध में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों की तोपें और गोरखाओं की बहादुरी के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। अंत में नेपाल के गोरखा साम्राज्य को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। युद्ध रुकने के बाद साल 1816 में बेहद अहम समझौता हुआ। इसे इतिहास में सुगौली की संधि कहा जाता है। इसी संधि ने पहली बार कागज पर तय किया कि नेपाल की सरहदें कहां तक होंगी। अंग्रेजों और नेपाल के बीच तय हुआ कि काली नदी ही दोनों के बीच का बॉर्डर मानी जाएगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि काली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा, जबकि पश्चिम का इलाका ब्रिटिश इंडिया यानी आज के भारत का माना जाएगा। सुनने में बंटवारा बड़ा आसान लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे एक नदी ने 2 देशों को शांति से बांट दिया। कागज पर खींची गई ये लकीर उस वक्त तो आसानी से मान ली गई, पर असल में यहीं से एक नई और बड़ी उलझन का जन्म हुआ। सुगौली की संधि में कागज पर तो लिख दिया गया कि काली नदी बॉर्डर होगी, पर पहाड़ों में कोई भी नदी किसी एक नल से तो शुरू नहीं होती। कई छोटे झरने और पहाड़ों की बर्फ पिघलकर बड़ी नदी बनती है। यहीं से सारी उलझन शुरू होती है कि काली नदी की असली शुरुआत आखिर मानी कहां से जाए। अगर आप उस इलाके का नक्शा करीब से देखेंगे तो आपको नदी की 2 मुख्य जलधाराएं नजर आएंगी। एक धारा उत्तर पश्चिम में मौजूद लिम्पियाधुरा नाम की जगह से आती है। दूसरी जलधारा पूर्व में काला पानी के पास मौजूद झरनों से निकलती है। अब दोनों देशों के बीच झगड़ा इसी बात का है कि इन दोनों में से
असली काली नदी कौन सी है? नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा से निकलने वाली जलधारा ही असली काली नदी है। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए नेपाल पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देता है। अगर कूटनीति के चश्मे से नेपाल की ये बात मान ली जाए तो भूगोल में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। लिम्पियाधुरा से बहने वाली नदी के पूरब का पूरा हिस्सा नेपाल का हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों महत्वपूर्ण जगहें नेपाल के नक्शे में आ जाएंगी। दूसरी तरफ भारत इस दावे को पूरी तरह से नकार देता है। भारत का कहना है कि असली काली नदी की शुरुआत वहां से नहीं होती। भारत पूरी मजबूती से मानता है कि यह नदी काला पानी के पास मौजूद झरनों से ही शुरू होती है। भारत के इस दावे के हिसाब से बॉर्डर की लाइन काला पानी से शुरू होती है। इस तरह लिपुलेख दर्रा और काला पानी पूरी तरह भारत के नक्शे के अंदर सुरक्षित आ जाते हैं। भारत सदियों से इस इलाके का प्रशासनिक कामकाज भी संभाल रहा है और वहां हमारी सेना भी मुस्तैद है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब 1816 में संधि हुई थी तब यह बात हमेशा के लिए क्यों नहीं सुलझा ली गई? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें 19वीं सदी के ब्रिटिश सर्वेक्षकों की चाल समझनी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में अंग्रेजों ने भी लिम्पियाधुरा को ही उद्गम माना था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। उस समय के कुछ शुरुआती ब्रिटिश नक्शों में लिम्पियाधुरा को ही दोनों देशों का बॉर्डर दिखाया गया था, पर जैसे जैसे समय बीता अंग्रेज अधिकारियों को लिपुलेख दर्रे की अहमियत समझ आने लगी। तिब्बत के साथ फायदेमंद व्यापार के लिए यह दर्रा बहुत काम का था। अपने फायदे के लिए अंग्रेजों ने 1860 के दशक के आसपास नक्शों में चुपचाप बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने नए नक्शों में काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से हटाकर काला पानी की तरफ खिसका दिया। इस तरह उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के इस अहम व्यापारिक रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त नेपाल के राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के इस बदलाव पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें लगा हो कि इंसानों से दूर बर्फ के इन ऊंचे पहाड़ों पर क्या ही विवाद होगा। पर अंग्रेजों की वही चालाकी आज भारत और नेपाल के बीच बड़ी खाई की वजह बन चुकी है। एक नदी के दो उद्गम स्थलों ने आज दो पड़ोसी देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कागजों में हुए इस खेल का असर आज जमीन की हकीकत बदल रहा है। अभी समझना बहुत जरूरी है कि भारत इस जगह को इतनी आसानी से क्यों नहीं छोड़ सकता। भारत के लिए लिपुलेख दर्रा कोई आम रास्ता नहीं है। ये सुरक्षा और आस्था दोनों ही तरह से भारत के लिए बेहद जरूरी है। सदियों से शिव भक्त इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते आए हैं। अगर आपने मानसरोवर यात्रा के बारे में सुना है तो आपको पता ही होगा कि कितनी मुश्किल होती है। पहले तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक पहुंचने के लिए हफ्तों पैदल चलना पड़ता था। ये कोई आसान ट्रैकिंग नहीं थी। सीधी चढ़ाई, जानलेवा खाइयां, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी। कई बार तो खराब मौसम की वजह से यात्रा बीच में रोकनी पड़ती थी। बहुत से बुजुर्ग और कमजोर लोग तो सिर्फ इस डर से यात्रा पर नहीं जाते कि रास्ते में कहीं उनकी जान न चली जाए। पर भारत सरकार ने अपने नागरिकों की इस मुश्किल को समझा। आस्था के इस कठिन रास्ते को आसान बनाने का जिम्मा उठाया बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। पहाड़ों का सीना चीरकर, पत्थरों को काटकर बीआरओ के जवानों ने वहां एक शानदार सड़क बना दी। मई 2020 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला से लिपुलेख तक इस नई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने से मानसरोवर यात्रा का समय बहुत कम हो गया है। जो सफर तय करने में पहले हफ्तों लग जाते थे, अब वो सिर्फ कुछ दिनों का आरामदायक सफर बन गया है। अब तीर्थयात्री बिना किसी खतरे के आराम से गाड़ियों में बैठकर लिपुलेख दर्रे तक पहुंच सकते हैं। यह सड़क सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के लिए भी बहुत जरूरी है। इसकी मदद से अब हमारी सेना का साजो सामान और सैनिक बहुत कम समय में चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। यह भारत का अपनी जमीन पर अपने लोगों के लिए किया गया काम था, पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ने नेपाल को बेचैन कर दिया। जैसे ही भारत ने इस नई सड़क पर गाड़ियां दौड़ानी शुरू की, नेपाल में विरोध की बड़ी लहर उठ गई। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे और इस मुद्दे ने वहां के राष्ट्रवाद को नई हवा दे दी। साल 2020 में नेपाल सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट भर दी। नेपाल ने आनन फानन में अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में नेपाल ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख दर्रे को आधिकारिक तौर पर अपनी जमीन का हिस्सा दिखाया।
भारत ने नेपाल के इस नक्शे को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। पर अब वक्त बदल चुका है और नेपाल की कमान प्रधानमंत्री बालेन शाह के हाथ में है। बालेन शाह अपनी बेबाक और सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। उनका तर्क है कि जब विवादित जमीन नेपाल के संविधान और नक्शे का हिस्सा है तो भारत और चीन मिलकर उस पर कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। काठमांडू का मानना है कि लिपुलेख के रास्ते यात्रा शुरू करने का समझौता पूरी तरह गलत है। बालेन शाह के मुताबिक ये नेपाल की संप्रभुता यानी उसकी आजादी के साथ खिलवाड़ है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि नेपाल अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है चीन का रुख। जो चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा रहता है, वो लिपुलेख के मामले में भारत के साथ सुर में सुर मिला रहा है। आखिर क्यों बीजिंग ने नेपाल की आपत्तियों को दरकिनार कर भारत के साथ हाथ मिला लिया? विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन के लिए यह फैसला कूटनीति से ज्यादा व्यापार और अपनी साख से जुड़ा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारत के साथ कुछ रास्तों पर व्यापार जारी रखना चाहता है। साथ ही कैलाश यात्रा से मिलने वाला मोटा पैसा भी चीन के लिए बड़ा लालच है। चीन का यह मौन समर्थन भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह है। यह दिखाता है कि जब बात बड़े आर्थिक फायदों की आती है तो चीन अपने करीबी साथी नेपाल की भावनाओं को भी किनारे रख सकता है। तो एक तरफ भारत का विकास है, दूसरी तरफ चीन का अपना स्वार्थ और बीच में फंसी है नेपाल की जिद। पर क्या ये विवाद सिर्फ नक्शों और बयानों तक सीमित रहेगा या इसका कोई ऐसा रास्ता भी निकलेगा जिससे करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस ना पहुंचे? ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरी कूटनीतिक उलझन के बीच भारत का नजरिया एकदम साफ है। लिपुलेख और काला पानी भारत के अभिन्न हिस्से हैं और आगे भी रहेंगे। नई दिल्ली का रुख कड़ा है कि अपनी जमीन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दशकों से वहां भारत का ही प्रशासन चलता आ रहा है और हमारी सेना वहां मुस्तैद है। भारत पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते जरूर चाहता है, पर अपनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जमीन के ऐतिहासिक सच को बदला नहीं जा सकता। नेपाल के दावों के बावजूद भारत अपने स्टैंड पर पूरी मजबूती के साथ कायम है। राजनीति और कूटनीति से परे इस कहानी का एक और पहलू भी है जो किसी भी देश के नक्शे और बयानों से बहुत ऊपर है। वो है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की गहरी शांति, जिसे कोई नहीं छू सकता। दिल्ली, काठमांडू या बीजिंग के शोरगुल का असर उस पवित्र जगह तक नहीं पहुंचता। वहां आज भी बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा हजारों साल पहले हुआ करता था। प्रकृति को इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि इंसानों ने कागज पर कौन सी लकीरें खींच दी हैं। वहां के ऊंचे पहाड़ों ने कभी किसी तीर्थयात्री से उसका पासपोर्ट या वीजा नहीं मांगा। सदियों से मोक्ष की तलाश में शिव के भक्त बिना किसी डर के इस रास्ते से गुजरते आए हैं। उनके लिए लिपुलेख कोई राजनीतिक विवाद नहीं, बस अपने आराध्य तक पहुंचने का जरिया है। अंत में कुछ सवाल। क्या नेताओं की खींची गई लकीरें उस आस्था को बांध सकती हैं जो किसी भी देश के जन्म से पहले की हैं? क्या ये सरहदें उस आध्यात्मिक यात्रा को रोक सकती हैं जो सदियों से बेरोक टोक चली आ रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। और अगर आप कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं तो अपना अनुभव भी हमारे साथ जरूर साझा करें।